अंश तुम्ही में ही सब कुछ देखा, एक में सब कुछ पाया। ये आप हम सबका भी प्रैक्टिकली अनुभव है। बाप में दादा, दादा में बाबा, मात में पिता, पिता में मात, ये हम सब ने पाया, देखा। मेरा अनुभव ये है, मैं कभी बाबा को बाबा देखा ही नहीं। जब जाऊं सामने, मेरे सामने श्री कृष्ण के सिवाय कभी मैं दादा देखती ही नहीं थी। कई समय तक मैं बात कर रही हूँ, बाबा मुझे बाबा डायरेक्शन दे रहा है, मुझे बाबा ये करा रहा है, बताए नहीं, सारी बोर्डिंग सारा सब कुछ था, वो भरी हिस्ट्री सब कुछ तैयारी कराई। पर मैं बाबा को जब सामने देखूंगी तो मैं कभी कृष्ण के सिवाय का बाबा देखती ही नहीं थी, कई समय तक। अब बताओ, जो सामने देख ही रहा है श्री कृष्ण, उनकी जीवन का आगे क्या सब कुछ होगा, उनसे आप समझ सकते। अब मेरे सामने सामने श्री कृष्ण है और वो कह रहा है तुम ये करो वो करो, मैं ज्ञान भी उनसे सुन रही हूँ, डायरेक्शन भी उनसे ले रही हूँ, तो मैंने तो बाबा को दादा रूप में देखा ही नहीं कितने समय तक। जबकि काम मैं कोई ध्यान में नहीं थी, पहले मैं जानती भी नहीं थी। बड़े आपस में जानते हैं हम लोग, छोटे तो लाल जी का जो बाबा मिसाल देते हैं, भाई सत्संग एक होता है, पर कौन है क्या है हम नहीं जानते। ऐसी स्थिति में मैं करीब साल 1.5 साल होंगी कि मैं कभी आंखों से बाबा को कृष्ण के सिवाय कभी देखा हो। और घर में आओ न कहा, न खाने की सुध, न कुछ नहीं, न नींद की होती थी। खैर, तो बाबा ने ही हमें उसी स्थापना के लिए आदि आदि में बोर्डिंग में निमित्त बनाया और वहां से कराची बुलाया। और जहां तक मेरा अनुभव है, शायद मेरे साथी भी सब जानते होंगे, सबको हर एक को अपना अपना बहुत विशेष वरदान है, इसमें कोई शक नहीं। पर हम तो अपने को लकी में लकी जानती, वरदानों से वरदानी जानती। इसलिए कोई मेरे से पूछे कि दादी तुमने किस बात की कभी मेहनत की, मेरे पास कोई मिसाल ही नहीं है कि मैंने कभी मेहनत किया। क्यों? सदा बाबा ने वरदान से हमारे को पार रखा और हम सदैव यह रहती थी, जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे। कराची में रहे तो मुझे याद है बाबा हमेशा कहता था तुम्हें क्लास कराना है, सबको पता है। अरे मैं क्या टीचर, मैं क्यों टीचर बन करके सब क्लास कराऊं, मेरे से सब बड़े अच्छे नहीं। ये जाकर के बाबा डिस्कोर्स देता था, जाके तुम्हें सुनाना है, तुम्हें ये पढ़ाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें सदैव बाबा ने एक सेवा की ड्यूटी और देके रखी कि तुम्हें ये कार्य में आगे रहना है। और मोस्टली दीदी तो हमारे आदि से ही, जहाँ तक मुझे ख्याल है, आदि से ही हम दोनों आत्माओं का भी पता नहीं क्या वो ममता थी या बाबा ने ममता रखाई, दोनों का हर कार्य में साथ होता था। वो कंट्रोलर भी होती थी और हमें भी, हम दोनों इतना सारे यज्ञ का भी कई कार्य रखते थे, लेकिन हाँ होते भी। वो अलग मकान में रहती थी बंगले पर, हम अलग बंगले में रहते थे। हम सब कन्याएं एक बंगले में रहते थे और दूसरे थोड़े प्रवृत्ति वाले दूसरे में रहते थे। दादी जान की मैं समझती हूँ तो अलग रहती थी, दीदी दूसरे बंगले में रहती थी। और सारा ही जिसको यज्ञ की, रुद्र यज्ञ की स्थापना का कहो, वो यज्ञ जिसका नाम है कुंज भवन, वो था हम कन्याओं का। और जहां तक मुझे नंबर याद है, 101 कन्याएं हम एक साथ रहती थी। 101 कन्याएं थी हम उस टाइम कुंज भवन में, और थोड़ी बहुत बाकी बहनें थी। और सारी यज्ञ का जो भी कार्य व्यवहार था वो उसी कुंज भवन से होता था और उसी कार्य में सदा बाबा आगे रखता था। चलाना सिखाना सब कुछ। बाबा कहता था ये लेख लिखो, हमें क्या अकल लेख लिखने का।
बाबा कुछ लिख के देता था, कहता था इसको छपाना है, इसको करेक्ट करो। हमें क्या पता है करेक्शन क्या होती है, हम कोई पढ़ी लिखी क्या। बाबा कुछ न कुछ पॉइंट्स लिख के भेज देता था, कहेगा आज ये क्लास में तुम वाणी चलाओ। और हम ऐसा ही बाबा ने हमें लिख लिख के दे के और हमारा मुख चलाया, और हमें भाषण जो भी तोतली भाषा में आता था सो बोल देते थे। आधी हिंदी आती थी, आधी हिंदी बोलने भी नहीं आती थी, फिर भी सिखा दिया। सिखा सिखा के आज बाबा ने ये। बीच में एक और दूसरी बात वंडरफुल सुनाऊं। आप लोग ने सुना है कि हम लोग का बेगरी पाठ हुआ। बाबा कहते थे कि बच्चे समय आएगा तुम लोग को देश विदेश में भी जाना पड़ेगा। तो एक दिन हम कलकत्ता में थी, हम गई कलकत्ता, निमंत्रण मिला था एक 15-20 दिन के लिए, कोई मारवाड़ी ने निमंत्रण दिया था। तो वहां फिर ये निमंत्रण मिला कि एक जापान में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। तो उसी में निमंत्रण मिला कि कोई एक आ सकती है, कोई वहां के ही कोई किसी ने साधु ने दिया। अब मैं कलकत्ता हूँ, तो वो निमंत्रण बाबा के पास पहुंचा, मुझे पता नहीं। तो बाबा ने मुझे कलकत्ते में लिखा कि तुम्हें जापान जाना है। मेरा तो वहां से गुम हो गया, मैं जापान में क्यों जाऊंगी। तो खैर पहले चिट्ठी आई कि आप जल्दी पासपोर्ट तैयार करो, तेरे को जापान जाना है और वहाँ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से निमंत्रण है और तुम्हें वहाँ भाषण करना है। अरे मैं कोई इंग्लिश जानती हूँ, और जापान में जाए, पहले तो मेरी टांगे ही हिलने लगी सुनते ही। खैर तो बाबा देखो कार्य कराता। तो वो एक अभी नया नया कोई आया था, तो पता नहीं उनसे कैसे मैंने बात की कि बाबा कहता है कि तुम्हें पासपोर्ट तैयार करना है, जापान जाना है, क्या होगा। थोड़ी जरूर बाबा कहा, बस इतनी बात ही, पर मेरे दिमाग में तो कुछ आवे नहीं। और कोई दूसरे भी थे नहीं, कोई हमारे साथ में अभी नहीं हम वहां पर गई थी। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे को नाम दियो, मैं तुमको तुरंत पासपोर्ट देता हूँ, सब कुछ निकाल के देता हूँ। अच्छा क्या ये, बस वो मेरे से सब सही करा के कागज लेकर के चले गए और कहा तो पासपोर्ट में हम तुमको सब लिख करके देते हैं और तैयार होता है और तुम तैयारी करो। अच्छा तैयारी करूं, फिर टिकट, ये तो मेरे को समझ में नहीं है, टिकट कहाँ से लाएंगे हम। और मुझे ये पता है कि बिल्कुल बेगरी पाठ है, बाबा ने कहा है तुम्हें जापान जाना है। भाई पूछा टिकट कितनी, तो पता नहीं मुझे उस टाइम में बताया कि स्टीमर से जाएंगे, प्लेन से। अच्छा तो कहा तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल कंसेशन की टिकट मिले क्योंकि रिलीजियस है। तो वो भी बहुत पुरुषार्थ किया। तो मुझे जहां तक याद है कि उसी टाइम में टिकट थी शायद 3000 रुपए की, उसी टाइम का रुपया 3000, और हमें मिली 1100 में। अच्छा 1100 की भी मिली, बताया तो सही, लेकिन कौन जाएगा, दूसरा कौन। तो हमने तुरंत बाबा को लिखा, बाबा आपने लिखा है कि जापान जाएंगे, जो आ गया। तो मैं कैसे जाऊंगी बाबा, थोड़ा थोड़ा घबरा के तो लिखा, आपने लिखा है तो ठीक है, अच्छा मैं रूबरू आ रही हूँ। तो इसी बीच में मैंने उनको पासपोर्ट वगैरह दिया, तो उसने सब कुछ तैयारी की और मुझे 3 दिन में कहा सब मिल जाएगा, अब आप बताओ किस तारीख। तो उसी पासपोर्ट में उनकी कॉन्फ्रेंस तो जल्दी ही थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं पहले अबू तो होके आऊं, और मैं फिर ये तारीख में जाना पड़ेगा, आप तैयारी करो। बस जैसे कोई बाबा नहीं, कोई अंगुली से पकड़ के सब कुछ कराता जाता, हाँ तुम तैयारी करो, हम ये करेंगे। सब कुछ हो गया और मैं बाबा के पास आई। इसी बीच में बाबा ने उधर से हमारी रतनमणि को भी तैयार किया कि तुम्हें भी जापान जाना। वो आके कलकत्ता पहुंची। दादी तुम कैसे पहुंच गई। बाबा ने कहा तुम्हें भी कल जापान में जाना है। आखिर ये अभी भी नहीं बाबा चिट्ठी में लिखता कि हमें टिकट कहाँ से मिलेगी। लेकिन बाबा के पास में देखो ये भी एक ड्रामा, ये भी बाबा को नहीं तो टिकट कहाँ से आएंगी।
बाबा को तो बस बाबा ने प्रेरणा दे दिया, जरूर कोई हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगी कि जैसे नहीं कोई हो जाएगा, था तो बिल्कुल बेगरी पाठ। हमारे पास कलकत्ता में तो कोई ऐसा पैसा वैसा नहीं था। खैर हो जाएगा, बस बाबा ने कहा है हो जाएगा। सचपच गुप्त एक बाबा का ऐसा बच्चा था, उसने कहा हम 3 की टिकट देते, आप 3 जाओ। ये भी एक वंदन है। मैं निकल रही हूं, उनसे पहले मुझे 5,000 मिल गया कि आप लोग 3 जाओ। उस टाइम का 5,000 तो समझ सकते हैं ना, उस टाइम 54 की और 1100 की एक की टिकट थी, तो माना 3300 लगेगा। और मुझे याद है कि 200 रुपया कुछ लेते हैं ना वे टिकट के साथ, ऐसे तो अलाउ नहीं वो था। तो हमें 5,000 आके के पहुंच गया। ये आप लोगों 3 जाओ, 3 के टिकट के लिए ये 5,000 है। मैंने कहा वाह बाबा, ये आपका ड्रामा। अब पूछ दिया, खुश हो गए तो खुश, ना हो गए तो क्या हो गए। अब कैसे 5,000 पहुंच गया मैं जानती थी यार। दादी कभी हम खुश होते हैं? हाँ ऐसे देखो सदा ही खुश है ना, देखते हैं। बस सदा खुशी ये कि भाई बाबा ने देखो किया, एक्स्ट्रा की बात नहीं, खुश हो गए। माना देखो बाबा की लीला बाबा अपनी कराता, तो बाबा को भी ये पता नहीं था कि इनको टिकट कहाँ से पहुंच रही है। यही पूछो तो बस यहाँ वहां सुन लिया और हमको टिकट मिल गई। उसने भी बाबा को लिखा, मैंने भी बाबा को लिखा कि बाबा मैं आ रही हूँ, टिकट का हो गया है और सब कुछ हो रहा है, मैं आ रही हूँ। तो मैं तो समझा बाबा मुझे 2 दिन तो रहने दिएगा, कम से कम हम जापान जाती हूँ। और मैं आई, दिन को पहुंची तो बाबा ने 4 घंटों में बेटी ये वो, बस बाबा ने जैसे कोई बच्ची को आसमान में उड़ाया जावे, हमको ज्यादा इतना खुशी में उड़ा दिया। हाँ बच्ची ये करना ये करके घंटा भर में सब कुछ डायरेक्शन देके कहता अभी तुम ट्रेन में जाओ। अरे बाबा मैं जापान जाती हूँ, मैं 2 दिन की छुट्टी करके आई हूँ, मेरी टिकट अभी 2-3 दिन के बाद थी। नहीं बच्ची, वहाँ वो रतन मिनी भी पहुंच रही है, तैयारी करो, ये करो, सब कुछ लिटरेचर छपाओ। जगदीश को बोला ये करो वो करो, फटाफट सब तारे बारे करके सब तैयार करके, और बाबा ने 2 दिन में उड़ा। मुझे तो मैं सुबह पहुंची हूँ और मुझे शाम को ही रवाना किया, एक रात नहीं रहने दिया। कहने का मतलब ये था कि मैं ये मिसाल बताया कि बाबा ने अब हमको न पढ़ी न लिखी, हाँ थोड़ा बहुत जरा फुर्जा, लेकिन वहां हम पहली बार विदेश में जाते, जैसे ऐसा लगे कोई गांवे वाला कोई शहर में जावे तो नया लगे। हमारे हिसाब से तो हम एक तो बठी की रहे हुए, 14 बरस तो तपस्या, कभी बाहर दुनिया भी नहीं देखी। आज दिन तक मुझे याद है मैंने कराची में 14 साल बिताया, पर कराची सिटी क्या होती है मैंने नहीं देखी, शायद इन्होंने देखी, मैंने तो नहीं देखी। हमें तो पता ही नहीं है कराची शहर क्या, हमको तो खबर भी नहीं। आज पूछो कलकत्ता फिर भी बोलूंगी, बॉम्बे फिर भी बोलूंगी, लेकिन कराची में हम जन्म से रहे, शहर क्या था। हम तो 14 बरस तो अपने इस बाउंड्री के अंदर थे, तो कभी तो बाहर गए नहीं। आज समुद्र तक देखा, बाकी शहर तो नहीं देखा। तो ऐसे ही अंदर रहने वाले अब जापान पहुंच गई, लेकिन हमको बाबा ने वहां ऐसा चलाया जैसे कि हम जानी पहचानी अनुभवी होकर के यहाँ पहुंची हूँ। हमें जो कोई बात पूछनी हो, पत्र पीछे आता था, अमृत वेले रेस्पॉन्ड पहले मिल जाता था। समझो कई ऐसी बातें पूछना है, पत्र पीछे आता था, रेस्पॉन्ड सुबह मिल जाता था, हम वो कार्य कर लेते थे और दिन में वो वही पत्र मिल जाता था। जैसे कि बाबा ने पत्र लिखा और हमें वहां डायरेक्शन दे दिया। हम तो ऐसा 12 मास जापान के टूर का बिताया। हम 12 मास थी जापान और आगे हांगकांग, इंडोनेशिया वगैरह, ये सभी जगह, और हर जगह ऐसा रेस्पॉन्स मिलता था। हम जहां जाती थी
इतना अच्छा उस टाइम, जबकि हमारे में इतना ज्ञान वगैरह सर्विस का अनुभव वगैरह भी नहीं था, लेकिन हम जहां पहुंचते थे वहां हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, जो हम खुद गुन गाती थी कि बाबा विदेश में कहाँ पहुंचाया। हम आज देखती हूँ वो बीज विदेश का और आज का बीज क्या से क्या बाबा ने कहा। विदेश की यात्रा का भी 2 शब्दों में यही है कि विदेश विश्व बाबा की है। बाबा अपने बच्चों को टच करके और अपना बनाया है, और हर बच्चा कहता है मेरा बाबा। इसलिए विश्व कोई बड़ी है नहीं, विश्व इतनी छोटी है जैसे एक हाल में बैठे हैं। इस हाल में हम सब बैठे हैं, सारी विश्व भी एक हाल है, और सारे हाल में जो बैठे हैं सब कहते हैं हमारा बाबा। विश्व तो हमें ऐसी लगी चाहे कितनी भी कहां दूर गए। जिस घड़ी बाबा ने स्वयं अव्यक्त हुए, उस घड़ी भी मैं कहती हूँ वो बाबा को ये एक चतुराई का खेल खेलना था। मैं बॉम्बे रहती थी, मधुबन में तो नहीं रहती थी। बाबा ने दीदी को इलाहाबाद का कुंभ का मेला था क्या था, वहां थोड़े दिन के लिए भेजा था, और मैं अचानक कोई पार्टी के साथ आई थी 2 दिन के लिए, और हमें 18 तारीख ही सुबह को जाना था। 17 शाम साथ आ गई, जबकि थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था। 8 दिन पहले तो बाबा ने कहा नहीं तुम जाओ, और फिर मैं अभी 8 दिन के बाद जा रही हूँ, फिर बाबा कहेंगे, फिर भागी। लेकिन हम आते थे जाते थे बहुत जल्दी। हम आपको क्या बताऊं, अगर एक दिन पोस्ट नहीं आएंगी कहेंगे क्यों बेटी फुर्सत नहीं थी क्या कि बाबा को पत्र नहीं लिखा। मैं समझती हूँ वो दिन नहीं, संडे को छोड़, संडे भी 7 ही दिन हम पत्र लिखती थी। एक दिन अगर पोस्ट नहीं लिखेंगी तो बाबा की टेलीग्राम आ जाएंगे, क्यों बेटी क्या हुआ आज पोस्ट क्यों नहीं आई। बाबा कोई खास सर्विस नहीं थी तो नहीं लिखा, एकदम पक्का करा दिया कि पोस्ट जरूर लिखना है। रोज नित्य पोस्ट और लेट फी पोस्ट बॉम्बे से हम भेजती थी, बाबा पत्र जरूर लिखते थे। और अगर हम 1 मास के अंदर नहीं आती थी, बाबा खुद कहता था क्यों बची कहाँ बिजी हो तुम, बहुत दिन हुआ है आई नहीं हो। बाबा ऐसे कोई पार्टी हो तो मैं आऊं ना, ऐसे 1 मास पहले होके गई हूँ, कोई घड़ी घड़ी कैसे आऊं। लेकिन मुझे याद है 1 मास पड़ेगा बाबा खुद बुलाएगा कि आओ, नहीं तो सबको सब नहीं। तो हम देखती थी कोई ना कोई ऐसे कारण से हम 3 हफ्ते 4 सप्ताह में मास में 1 बार जरूर आ जाती थी, और हम बाबा से मिल करके उड़ के आती थी। 1 दिन 2 दिन रह के अब मिल करके चली जाती थी। हर मास में मैं बाबा के पास बॉम्बे से आती थी, फोन भी चलता था। तो क्या हुआ कि क्या बोल रहे थे, तो हम इधर में आई तो मुझे बाबा ने कहा कि बेटी तुम रह जाओ, बेटी कोई वैसे कोई जरूरी काम तो नहीं। मैंने कहा नहीं, कहा बच्ची रह जाओ। हाँ मैं रह जाती हूँ, अरे मुझे और क्या चाहिए, रह जाओ और क्या चाहिए। तो क्या था कि मुझे ये जो यहाँ मधुबन में इशू वगैरह सखियां थी वो कहती थी दीदी भी नहीं है, दादी तुम यहाँ रह जाओ। थोड़ी बाबा की वो तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मैं कहा मैं रह जाती हूँ। मुझे मेरा अंदर तो मन था ही मैं रहूं, पर मैं कैसे कहूँ, बाबा ने खुद ही कह दिया और मैं रह गई। ये 17 तारीख की बात है। और मैं आई भी थी खास इसीलिए कि एक तो पार्टी थी, दूसरा ये जो है ना म्यूजियम, वो हमें अहमदाबाद में उसी दिन लेना था, मकान का फैसला था। तो मुझे बाबा से आकर के फाइनल करना था कि बाबा ये मकान इतने में मिल रहा है। तो मैं आई और आकर के बाबा को कहा कि बाबा ये मकान इतने में मिल रहा है और इसका इतने से फैसला मालिक मकान से अहमदाबाद में कर रहे हैं। तो अब मैं फाइनल ऐसी बात प्रेरणा हो तो फिर हम रमेश को कहें कि वो तुरंत अहमदाबाद आकर के फैसला करें। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची ठीक है। तो आप लोग को ये पता हो कि ये म्यूजियम का मकान बाबा के स्वयं साकार में पास किया हुआ, बाबा की प्रेरणा से स्पेशल म्यूजियम के लिए ही लिया हुआ है। और ये बाबा ने अपने प्रेरणा से म्यूजियम
के प्रति ही मकान को कहा था कि लियो। इसलिए ये अबू का म्यूजियम वो सिकीलदा सर्विसबल म्यूजियम है, जो आदि से अब तक भी बहुत सर्विस देता। नॉन सीजन में भी मैं नहीं समझती हूँ 300-400 से कम आते, जबकि सीजन में तो 1000-1,500 जरूर आते हैं। ये वो म्यूजियम है, सब देख के खुश होते हैं, क्योंकि ये म्यूजियम बाप दादा की प्रेरणा से ही मकान लिया हुआ है। तो हमने शाम को रमेश को कहा बॉम्बे में कि आप आके अहमदाबाद में, और भले हसमुख था भाई, गुलाम माता थी, हमने कहा मकान ले लो और मैं नहीं आ रही हूँ, और आप मकान का फैसला करके और अब्बू आ जाओ। ठीक, हमने रात को फोन किया शाम को, और वो रात को निकला, और 18 तारीख दिन को 4 बजे हमें फोन आया कि मकान का फैसला हो गया, हम सब एग्रीमेंट करके और हम 7 बजे आगरा लोकल से निकल रहे हैं। ये 18 तारीख की बात है। तो क्या हुआ कि 18 तारीख सुबह को मुझे थोड़ा तो पता था बाबा की थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो हमने कहा बाबा आजा, क्लास में नहीं चले। और हम जाती हूँ, हमारे को ये मुरली की जो पाइंस थी ना, वो बाबा अपने फलाने टाइम बात की है ना, वो क्लास में सुनी नहीं है, मैं जाके सुनाती हूँ, आप बाबा क्लास में नहीं चले। तो बाबा, ऐसा कभी होता ही नहीं था कि बाबा क्लास में न चले, कभी नहीं। परंतु हमने कहा बाबा आज करके थोड़ा रेस्ट करो, और अंदरूनी हमारा मन था मैं डॉक्टर को बुलाऊं, मैं अपनी बात सुनाऊं। तो मैं धीरे से कहा, मैंने कहा बाबा डॉक्टर को करके चक्कर लगा के जाएगा। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ। बाबा डॉक्टर देख के जाएगा तो क्या होगा? ना 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 ना। तो एक बाबा नहीं बुलाने दिया। ठीक है, नहीं, अब बाबा की प्रेरणा नहीं, हम तो बुला नहीं सकते। तो ये एक हम देखा सुबह सवेल से बाबा, जैसे कहा जाता ना, ये भी एक बाबा सैंपल हमें हमेशा दिखाता। ये तो लास्ट का मिसाल पर कई बार का कि बाबा अपने साइलेंस के योग बल के शक्ति से इस प्रकृति को भी वश रखता। दवा ये वो बिल्कुल नहीं। बाबा कहता, बाबा एक हमारे सामने प्रैक्टिकल में उदाहरण रखता था, जितना अपना योग बल दवा है उतना ये दवाएं कोई दवा नहीं। बाबा साइलेंस में बैठा रहा और हम क्लास करके आए, और डॉक्टर की तो बाबा ने अलाउ भी नहीं किया। बिल्कुल मैं आई, बाबा साइलेंस में ऐसा बैठा था जैसे कोई लाल लाल होके कोई बैठा है। फिर हम आई, थोड़े टाइम के बाद में बाबा उठे किए, मतलब डॉक्टर को नहीं दिया, थोड़ी हुई। लेकिन फिर बाबा कहे अच्छा बच्चे चलो चक्कर लगावे। आया, पोस्ट लिखी। बाबा हमेशा 9 से 10 बजे पोस्ट लिखे। बाबा ने जनों के पत्र थे, पत्र लिखे। पत्रों के बाद बाबा बहुत करके मकान कुछ न कुछ बनता ही था, वहां चक्कर लगा है भंडारे, वहां बाबा उंगली पकड़ के सारा राउंड लगाते, सब जगह राउंड वगैरह लगाया। अपना सब जो कार्य बाबा का है वो सब सारे दिन में वो सब जीव जैसी रहता था, वो सब किया। पत्र लिखा, पत्र सुना, पोस्ट लिखी, कोई आए, कोई से पर्सनल बात करना, पार्टी, ये सब कुछ हुए। फिर हुई शाम, तो हमने कहा बाबा आज करके थोड़ा जल्दी भोजन कर ले वे। दिन को भी थोड़ा हल्का खाया था, बाबा का तो बहुत सिंपल होता था। कहा अच्छा बच्ची, तो हमने कहा थोड़ा बाबा, तो मैंने कहा बाबा आज रात को भी और आप रेस्ट करें, क्लास तो अपना ही है, क्यों 18 जनवरी में तो इधर कोई विशेष पार्टी तो होती नहीं थी। तो कहा नहीं नहीं, सुबह को भी नहीं गए हैं, बच्चों को फिक्र हो जाएगा, और बाबा चलता है। मैंने कहा अच्छा थोड़ा सवेल में चले। कहा अच्छा भले सवेल में चलते हैं। तो आप लोगों ने वो आज की मुरली सुनी, जिस मुरली का ही बाबा ने लास्ट मंत्र दिया कि कैसे बचे तुम्हें निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना है। ये है गीता का आदि सो अंतिम श्लोक। सो बाबा ये मुरली सुनाते, बहुत धीमे सुनाते, और कमरे में आए। तो हम वास्तव में रात को
पापा अपने कमरे में आते थे, हम कोई भी कमरे में आते नहीं थे। बाबा गुड नाइट करके चले जाते थे, हम अपने कमरे में रहते थे। पता नहीं, हम उसी दिन बाबा के साथ कमरे में आई। कमरे में आने के बाद थोड़ा सा हमने देखा, थोड़ा बाबा पूछा, थोड़ा दर्द हो रहा है, निमित्त मात्र था। बाबा तो फील करने देता नहीं था। मिनट तो इतने में ही बीता। क्लास से आए हैं, वही घड़ी है, वही 10 मिनट की बात थी। बाबा बैठे हैं, वो पलंग है, वो आप लोग के सामने पलंग पड़ा है, और बाबा पहले थोड़ा लेटे, फिर उठ के बैठे और कहा कुछ डॉक्टर को बुलावे। कहा नहीं। हमने कहा बाबा कुछ? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बाबा जैसे कि साइलेंस से अपनी उन्हीं को दर्द को भी योग की शक्ति से, हाँ बाबा तो है ही जैसे अव्यक्त कर्मातीत, उसको भी उन मिनटों में और समाई दिया। और वो घड़ी थी मेरे, हम तो कुछ भी नहीं, हम समझा मिनट में थोड़ी बहुत है, तेरी दर्द तो कॉमन था, कुछ नहीं था। बाबा थोड़ा बैठा था और वही खटिया है, तो बाबा की ऐसे बैठा था, जैसे बैठ के ऐसे टांगे नीचे ऐसे ही खड़े थे, और मैं सामने खड़ी थी, एक दो और भी खड़े थे, और बाबा ऐसे ही बात भी कर रहे थे, और हाथ में हाथ था। वो 3 मिनट लास्ट साइलेंस की घड़ी थी, हाथ में हाथ था, सामने में वो प्यारी दृष्टि थी, और दृष्टि देते 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 हाथ में हाथ देते, जैसे उसी हाथ में सब कुछ बाबा का वरदान, और वो वरदान देते देते बाबा इस शरीर से 1 सेकंड में उठ गए। क्या हुआ हमें बताइए, हम समझा ही नहीं क्या हुआ। बीच में हमने कहा कोई डॉक्टर आवे, और बाबा तो कहता ही नहीं था, तो हम तो डॉक्टर वॉक्टर छोड़ दिया। इसी बीच में पता नहीं विश्वरतन या कौन वो डॉक्टर को थोड़ा समझा, ऐसी अपने सिर करने गया, डॉक्टर तो पहुंचा भी नहीं, और बाबा तो हाथ में ही हाथ। कितनी देरी तक वो हाथ में हाथ था, और नैनों के सामने नैन, खुले हुए नैनों से नैनों में नैनों की रूहानी शक्ति बाबा वरदान में देता रहा, देते देते देते, और बाबा वतन उड़ गए। रियली पूछो, मुझे भी वतन ले गए। मुझे सेकंड मात्र भी फील नहीं हुआ ये क्या हुआ। खैर हम खड़ी ही थी, इतने में समझो ये 5, 4, 7 मिनट बीत गया। मेरा ख्याल है थोड़े कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर पहुंचा। मैं समझती हूँ 10 मिनट निकल गया होगा। डॉक्टर पहुंचा तो डॉक्टर ने, जैसे वो निमित्त मात्र बताते हैं कि कोशिश तो करते, परंतु डॉक्टर ने तो कहा कि आत्मा तो, वो तो अपनी भाषा से कहेंगे भाई शरीर नहीं। ठीक, ओके। डॉक्टर ऐसे देखते रहे, कहा अच्छा ओके। हमने कहा ड्रामा। मुझे ये भी नहीं समझ में आया ये क्या हुआ, हम खुद भी नहीं सोच सकी ये क्या हो गया, पर जो पूछते थे हम कहती थी ड्रामा, बाबा तो हमारा साथ है। ड्रामा की भाभी, बाबा तो हमारा साथ है। क्यों ये मैं शब्द बोलती रहती थी हमें पता ही नहीं। तो कोई सेकंड के लिए कोई फील हो, कोई कुछ हो, कि क्या हो, कोई बात कुछ भी नहीं हुआ फील। और हमने आकर के उठा के फोन किया, सब पहुंच जाओ। ये पूछ रहे, मैंने कहा आओ आप सब पहुंच जाओ। तो हमने चारों तरफ फोन कराया। इधर दीदी तो पता नहीं कहाँ इलाहाबाद के मेले में मैदान में थी, कैसे कैसे करके उनको संदेश पहुंचाया। ये गुप्ता भाई या किन्होंने पहुंचाया, किस तरह से। और तो बस सब देखो, और पहुंच ही गए। और पहुंचते पहुंचते 2 दिन कैसे बीता वो तो देख लीजिए। और रमेश भाई वो सब करके रात को निकले, उनको तो यहाँ बस स्टैंड पर खबर पड़ी, और क्योंकि वो तो रात को निकल ही गए थे मकान का करके, मकान का वही दिन था। और बाबा वतन में उड़ गए। और जैसे उसी हाथ में जो बाबा ने हाथ दिया है, मैं हमेशा समझती हूँ वो घड़ी का हाथ मेरे हाथ में अभी घड़ी है।
अभी भी मैं सदैव देखती हूँ वो हाथ मेरे हाथ में है, वो हाथ मेरे सिर पर है और बाबा हमें चलाता है। न हमारे से बाबा दूर है, न मैंने कभी ऐसे समझा है कि बाबा ऊपर है हम नीचे हैं। हम समझती हूँ बाबा ने जो वरदान दिया, हाथ दिया, साथ दिया, खुद बैठा है, खुद चला रहा है और हम तो उनकी डोरी में घूमती चल रही हूँ। न मैं दादी हूँ, न मैं चल रही हूँ, बाबा है, बाबा चलता है, बाबा चलाता है। ये है हमारा वरदानक का प्रैक्टिकली का। ओम शांति।